वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और अनदेखी को रोकने के लिए 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। सीधे बोले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि परदेशी वस्तु परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में ही अपनी भाषा की उन्नति करो। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार यौवन राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया। हिंदी हमारे देश की भाषाओं में प्रमुख है। इसके माध्यम से हमारे संत साहित्यकारों ने अपने विचारों का मुक्त भाव से प्रचार किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने विदेशी सत्ता के विरोध में जनमानस तैयार
सरल, सुकोमल तथा वैज्ञानिक भाषा का आश्रय लिया। हिंदी ऐसी भाषा है जिसे बोलने वाले भारत में 40 करोड़ और पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोग हैं। विश्व के विद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ी व पढ़ाई जा रही है। रूस, जर्मनी, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, युगांडा, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में हिंदी बोली व समझी जाती है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक है। इसमें हमारे अतीत की अमूल्य विधियां संकलित है। आखिर में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हमारी राष्ट्रभाषा हम सबकी यही अभिलाषा है। सम्मानित हमारी राष्ट्रभाषा हम सबकी यही अभिलाषा है। धन्यवाद। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनोरूप देवी था। दिनकर जी के पिता साधारण किसान थे और जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। शायद इसीलिए उन पर वास्तविक जीवन की कठोरता का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। एक छात्र के रूप में दिनकर जी के पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीति और दर्शन थे। स्कूल में और बाद में कॉलेज में उन्होंने हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था। रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1928 में मैट्रिक के बाद पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया था, जिसके बाद अगले ही साल उन्हें एक स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। कहीं कहीं उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया था, जिससे उनकी भाषा और भी प्रवाहमयी हो गई है। दिनकर जी की भाषा भावों के अनुकूल परिवर्तनशील भी है। उसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। दिनकर जी की रचनाओं में विशेषकर वीर, रौद्र, करुण और शांत रसों का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। दिनकर जी की गणना आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। हिंदी काव्य जगत में क्रांति और प्रेम के संयोजक के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। दिनकर जी को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1959 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। गुरुकुल महाविद्यालय द्वारा उन्हें विद्या वाचस्पति के रूप में सम्मानित किया गया था। दिनकर जी के प्रशंसक व्यापक रूप से मानते हैं कि वह वास्तव में राष्ट्रकवि के सम्मान के पात्र थे। दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को बिहार में हुआ था। ऐसे महान लेखक और राष्ट्रकवि को हमारा विनम्र अभिवादन। धन्यवाद। अनोखी और अजीब सी कविता सुनाने आ रहा है 6ठी कक्षा का छात्र स्वराज। नाव चली, नानी की नाव चली, नीना के नानी की नाव चली लंबे सफर में। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। क्या क्या डाले गए? एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाडू, एक संदूक, एक बंदूक, एक सलवार, एक तलवार, एक घोड़े की जीन, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की नाल, एक जीवन का जाल, लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक बोरा, एक बोरी, एक डोरा, एक डोरी, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। म्याऊ म्याऊ। टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। म्याऊ म्याऊ। फिर एक मगर ने पीछा किया। नानी की नाव का पीछा किया। नीना के नानी की नाव का पीछा किया। फिर क्या हुआ? फिर चुपके से पीछे से, ऊपर से नीचे से एक एक सामान खींच लिया एक बिल्ली का बच्चा। एक केला, एक आम, एक पत्ता, एक कच्चा, एक डंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक बंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक डोरी, एक डोरा, लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक जीवन का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक तलवार, एक सलवार, एक बंदूक, एक संदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक छड़ी, एक घड़ी। मगर नानी क्या कर रही थी? नानी थी बेचारी
पशु पंछी हमें क्या संदेश देते हैं, सुनो तो जरा। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरल, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी खेती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वर्णिका छठी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको अमृतवाणी सुनाने वाली हूँ, सुनोगे ना? गुरु आपकी ये अमृतवाणी हमेशा मुझको याद रहे, हमेशा मुझको याद रहे। जो अच्छा है जो बुरा है उसकी हम पहचान करें, उसकी हम पहचान करें। मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करें, उसका हम सम्मान करें। दीप जले या अंगारे हो पाठ तुम्हारा याद रहे, पाठ तुम्हारा याद रहे। अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें, जब भी हम चुनाव करें, गुरु आपकी ये अमृतवाणी हमेशा मुझको याद रहे, हमेशा मुझको याद रहे। धन्यवाद। मैं प्रणाली हूँ, 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। चींटी कितनी ही छोटी होती है पर करतूत उसके बड़े होते हैं, तो सुनोगे ना चींटी क्या क्या करती है। नन्ही काली हिम्मत वाली चींटी बड़ी निराली है, दौड़ लगाती कभी न थकती वह कितनी बलशाली है। बहुत अधिक मेहनत करती है लेकिन थोड़ा खाती है, जब उसको गुस्सा आता है हाथी से लड़ जाती है। जल्दी जगती रोज सवेरे देर रात को सोती है, खुद से अधिक भार ले जाती बड़ी साहसी होती है। चींटी कहती प्यारे बच्चों मिलकर कदम बढ़ाओ, मेहनत करो न हिम्मत हारो, जो चाहो वह पाओ, जो चाहो वह पाओ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जागृति 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आपको पता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने से और क्या क्या होता है सुनोगे? कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सासत मरुस्थल से भी जल निकलेगा, जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, फल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरजते समंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा, चल निकलेगा। कोशिश कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कल निकलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सिया हूँ, 5वीं कक्षा की छात्रा हूँ। तो सुनो मेरे अनमोल वचन। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मरीज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मरीज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, देर हो जाए। धन्यवाद।
कहीं रही पर काज गीता संपत्ति संचय सुजान रही माँ संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे का अर्थ ऐसा है कि कवि रहीम कहता है पेड़ अपने फल को स्वयं न खाकर दूसरों को देता है तथा सरोवर अपना पानी खुद न पीकर दूसरों को पिलाता है। ऐसे ही अच्छे लोग अपनी संपत्ति का स्वयं प्रयोग न करके परोपकार में लगाते हैं। तुलसी भलो सुसंगते भोजन संगति सोई नाउ गिरी रसी लोह विरकहु लोई लोह विरकहु लोई। इस दोहे का अर्थ ऐसा है कि संगति से मनुष्य अच्छा भी बन सकता है और बुरा भी। अच्छी संगति से अच्छा और वही बुरी संगति से बुरा हो जाता है। जैसे कि नाव और वीणा बनाने के लिए काम आने वाला लोहा सबको अच्छा लगता है, वही लोहा तलवार और बाण बनाने के काम आने पर कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। छोटी सी होती है, वह पूरे घर में घूम घूम कर रस लेती रहती है। हाथी बड़ा होने के कारण किसी घर में नहीं घूम सकता, वह तो बाहर खड़ा खड़ा अपने सिर में धूल डालता रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति विनम्र होता है वह सबसे प्रेम पा लेता है, पर जो अहंकारी होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। धन्यवाद। भगवान का नाम एक जहाज है जिस पर चढ़कर व्यक्ति सागर पार कर जाता है। जो भी भक्तिपूर्वक सेवा करता है गुरु उसे पार उतारने में सहायता करते हैं। ईश्वर के उपहार और आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए कठिन परिश्रम करके ईमानदारी से कमाओ। धन्यवाद।
आपके पास से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। मैंने आपको नमस्ते कहा। अब ऐसा लग रहा है कि आप सब जागे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके पाठशाला को बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा समारोह आपने यहाँ पर संपन्न किया हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई ये पाठशाला नहीं है, कोई बड़ा सिनेमा का हॉल है और वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है। आपकी जो संगीत थी, आपका जो उत्साह था, यह सब देखने के बाद मुझे बहुत आनंद हो गया है। आज का जो हम समारोह हिंदी दिन के रूप में मना रहे हैं, वैसे तो 14 सितंबर को यह समारोह मनाया जाता है, लेकिन हम यह 16 सितंबर को मना रहे हैं। और आज कौन सा तो दूसरा दिन भी है, ऐसा यहाँ पर किसी ने बताया था। किसी को याद है? हाँ, सब लोग जोर से बोलेंगे। और एक दिन को कौन सा बताए थे? हाँ, तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं। आज के इस समारोह के आपके पाठशाला के प्रधानाचार्य जी, पर्यवेक्षक, आपके हिंदी अध्यापक और पाठशाला के सभी सहकारी अध्यापक और अध्यापिका, मैं सबसे पहले आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। एक दोहे से, एक छोटे से गीत से मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल की अरमान है हिंदी। और यहाँ देखने पर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं, सबके दिल में हिंदी के प्रति प्रेम है। देखो, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई भाषा बोली जाती है तो अंग्रेजी, अंग्रेजी है विश्व में। उसके बाद मंदारी का चीनी भाषा है और तीसरा नंबर पर हमारा हिंदी का स्थान आता है। ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ आपको? पूरे विश्व की। विश्व यानी क्या? जोर से बोलो, आपको कोई मनाही नहीं है। जोर से बोलो। हाँ, आप डरेंगे नहीं है, उत्तर देने समय डरेंगे नहीं, चाहे वो सही हो या गलत हो। विश्व यानी पूरी दुनिया। पूरी दुनिया में कितने देश हैं? हाँ बोलो, जोर से बोलो, बैठ कर ही बोलो। 191। बराबर है? बराबर है? फिर कितने हैं? 1। देखो, वैसे तो 200 से आगे है, लेकिन 175 से भी ज्यादा देशों में हिंदी का प्रयोग चलता है। अगर हम देखेंगे तो 600 मिलियन से भी ज्यादा लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई है? जोर से बोलेंगे, डरेंगे नहीं। हाँ, यही अपेक्षा है मुझे। तो ये जो भारत देश है, ये कहां है? हाँ, अगर कोई कहता है तो धरती पर है, तो सब देश धरती पर ही है। थोड़ा कोई देश चांद पर वगैरह है? हाँ, तो आशिया खंड में यह देश है। हमारी देश की विशेषताएं आपको मालूम है? देखो, कोई भी राष्ट्र जब उसकी निर्मित होती है
तो उस राष्ट्र को 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज कौन सी है? जहां जोर से बोलो, भाषा। दूसरी, देखो सबसे पहले राष्ट्र ध्वज, उसके बाद राष्ट्र, जोर से बोलो, कोई तो बताए यहाँ पर, राष्ट्रगीत, और उसके बाद उस राष्ट्र की भाषा। अब हम हमारे भारत में देखेंगे तो कितने राज्य हैं, और उन सब राज्यों की, वो नहीं पूछूंगा मैं, हम सबको मालूम है वो, उन सब राज्यों की भाषा अलग अलग है। अब मैं सिर्फ एक राज्य का नाम बोलूंगा तो उस राज्य की आपको भाषा बोलनी है। सबसे पहले जो कठिन है उस राज्य का नाम बोलता हूं महाराष्ट्र। कठिन थी है? तमिल, पंजाब, अच्छा, हरियाणा, हरियाणवी है, हिंदी, हाँ, कुछ छात्रों ने बताया। देखो बच्चों, रोज हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा लेते हैं हम? भारत मेरा देश है। अब ये जो देश मेरा है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। फिर कैसे करेंगे? भारत मेरा देश है, इसको सिद्ध करना है। समझो एक छात्र एक छोटा सा भारत का चित्र लिया और यहां पर लगाया और वो घूम रहा है। एक छात्र पीठ पर एक चित्र लगाया, घूम रहा है। एक छात्र सामने चित्र लगाया और घूम रहा है। तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि भारत उसका देश है। फिर भारत मेरा देश है सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हाँ बोलो, सेवा। फिर सेवा के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? जोर से बोलो। यहां रहकर नहीं कर सकते सेवा हम, फिर कैसे करेंगे? हाँ, देखो हम जहां रहते हैं उस जगह की स्वच्छता भी रखना वो हमारे देश की सेवा है। अब आपकी ये पाठशाला है, पाठशाला की दीवारें हैं, आप जहां बैठते हैं बेंच है, उसके नीचे का हिस्सा है, अगर ये साफ रखते हैं तो आप देश की सेवा कर रहे हैं। आपकी पाठशाला में लाइट चल रही है और कोई भी बच्चा छात्र कक्षा में नहीं है तो उस समय आप लाइट बंद करते हैं तो भी आप देश की सेवा कर रहे हैं। एक छात्र चलते चलते गिर पड़ा, आपने उसको उठाया, वो भी आप देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो ऐसा महान देश है, हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक राज्य की अनेक भाषाएं हैं, लेकिन इन सब को बंधे रखने का काम करने वाली वो एक भाषा है जिसका नाम है हिंदी। पूरे विश्व में जब हिंदी का प्रचार प्रसार इतना जोर से है तो क्यों ना हमारे देश में हो। तो ये जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका महत्व का उद्देश्य क्या है कि हमारे हर कार्य के अंदर हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर फिर हम मराठी के पास में भी हिंदी का प्रयोग करेंगे क्या? मराठी की ताश है, कौन सी भाषा बोलेंगे वहां पर? हिंदी की तासिका है तो जब आप हिंदी की तासिका में शुद्ध हिंदी बोलकर अगर सामने रहकर खड़े शुद्ध विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं तो हम हिंदी भाषा की सेवा कर रहे हैं। तो हमें अपने देश को अगर दुनिया के नक्शे में लाना है, यानी प्रथम भाषा के रूप में अगर हमको हिंदी को ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हिंदी को और बढ़ावा देना पड़ेगा। अब हिंदी को बढ़ावा देने के लिए और क्या करना पड़ेगा आपको? आपके विचार चाहिए। हिंदी को बढ़ाना है, पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर लाना है, उसके लिए हमें क्या करेंगे? हिंदी बोलना चाहिए। और आप तो बोलते ही हैं ना हिंदी। अभी मैंने देखना कि इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम सब हिंदी में हो गए। हाँ बोलो। पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। वैसे तो अभी हिंदी तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर लाने के लिए ठीक है। देखो जैसे कि देखो एक कुछ
ऐसे शब्द हैं जिसका हम अंग्रेजी में सहजता से उसका अर्थ समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता है। अब मैं एक शब्द कहूंगा, अगर जिसको मालूम है तो बताएंगे। दमखल, टेस्टी, बस, और हाँ। अब यहाँ पर कितने छात्र हैं? ये छात्र यानी पूरा ये विश्व है हमारा। ये विश्व में से सिर्फ एक हमारे भारत का नागरिक निकला। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमको हिंदी को बढ़ावा देना है। यानी कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं यह हमें मालूम नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, आप चीनी की वस्तुएं देखते हैं, चाइना की, उस वस्तु पर देखेंगे तो क्या दिखाई देता है आपको? मेड इन चाइना। और भाषा कौन सी होती है उसके ऊपर? सिर्फ चाइनीज में लिखा जाता है। वस्तु चाइनीज में तैयार हो जाती है और वो बेचने के लिए हमारे भारत में आ जाती है। तो चीनी लोगों को ये समझना चाहिए था कि वो हिंदी या अंग्रेजी में उसका नाम वगैरह करें, लेकिन वो करते हैं क्या? क्यों नहीं करते वो? बोलो, हाँ बोलो। उनकी भाषा हमारे देश में फैलनी चाहिए, बराबर है। देखो, उनकी भाषा हमारे देश में फैलनी चाहिए। जब वो करते हैं तो फिर हम क्यों ना करें? बराबर है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलो। हिंदी तो वैसे बोलते हैं ना हम। भारत में जिन वस्तु को हम बनाते हैं उसके ऊपर हिंदी में भारत में बना है ऐसा लिखना चाहिए। अच्छा, देखो, इनका कहना है कि जो भी वस्तुएं भारत में बनती है उस पर भी हम हिंदी का प्रयोग या हिंदी की लिखावट होनी चाहिए। बराबर है। अब हिंदी की लिखावट में लिपि कौन सी इस्तेमाल की जाती है? जोर से बोलो। देवनागरी लिपि। और मराठी के लिए? बराबर है। इसके लिए तो हिंदी हमारे बहुत आसान हो गई है, उसको अलग से कोई पढ़ने की या उसको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मराठी की लिपि हम इस्तेमाल करते हैं, वही हिंदी के लिए करना है। अब रह गया क्या कि हमारे देश में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से काम हम करते हैं, उस सब का हिंदी में क्या नाम होता है, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी हो जाएगी तो पूरे देश में हिंदी का प्रयोग चलेगा, पूरे विश्व में हिंदी का प्रयोग चलेगा। इसीलिए हिंदी हमको बहुत अच्छी तरह से सीखनी है, सिर्फ सीखनी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर अनेक राज्य हैं। जैसे कि एक गुलदस्ता है, गुलदस्ते में क्या क्या होता है? कौन कौन से होते हैं? सिर्फ गुलाब होता है क्या? सिर्फ मोगरा होता है क्या? चमेली होती है क्या? फिर कौन कौन से होते हैं? सब प्रकार के होते हैं। तो वैसे हमारे देश में अनेक राज्य हैं, मानो वो अलग अलग फूल हैं। उन सबको बांधने के लिए जब उसके हम माला बनाएंगे तो उन सबको बांधने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? जोर से बोलो। धागा। धागा ये शब्द मुझे अन्य भाषा का लग रहा है। रस्सी। अच्छा, वो क्या काम करती है रस्सी? हाँ बोलो, जोर से बोलो। हाँ, वो हर फूल को जोड़ कर रखती है। बराबर है। वैसे हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को जोड़ने के लिए जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाने वाला है वह रस्सी हमारी हिंदी भाषा है। समझो, अगर कोई गुलाब का फूल उसमें से पुरोता है तो गुलाब कौन से रंग का होता है? उस रस्सी को लाल रंग लग जाता है। कोई पीले रंग का है, पीला रंग लग जाता है। लेकिन वो ऐसा करती है क्या? ये पीला रंग इसलिए मैं ऐसे कट कर देती हूँ, उसको छोड़ देती हूँ? नहीं, क्योंकि ये सब मिलकर हम हार बनाते हैं। वैसे हमारे देश में ये सबको बांधने का काम हमारी हिंदी करती है। इसीलिए हिंदी के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। और ये प्रेम है दिखाने के लिए हमारे हर कार्य में, हर बोलने में, व्यवहार में हमारे हिंदी का प्रयोग ज़्यादा दिखाई देना चाहिए। सबको समझ में आ गया? हाँ।
देखो यहाँ पर अभी एक हिंदी के कोटेशन है। कोटेशन का अर्थ क्या है? कोटेशन का अर्थ, कहावत का अर्थ, कहावत। देखो अभी हम कहते हैं कि हिंदी को हम बढ़ावा देंगे, हिंदी की बोलचाल करेंगे, हिंदी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हमको जब अर्थ मालूम नहीं होता है तो हमारी हिंदी पूरे विश्व में अच्छी तरह से फैल सकेगी क्या? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर शब्द का पूरा अर्थ हमको मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पर और एक ऐसी बात है, कोई भी भाषा बुरी नहीं है और कोई भाषा अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसकी जो मिठास होती है, अब मिठास पर से आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर कव्वाली चल रही थी, शायद आपके कोई तो भी एक अध्यापिका वहां पर थे, बराबर है ना? क्या नाम था उनका? उन्होंने आपसे कहा था क्या बीच में तालियां बजाओ, मेरा साथ दो? फिर आप क्यों तालियां बजा रहे थे? हाँ, आपको वो मधुर लग रहा था और आपके अंदर की मधुरता बाहर निकाल रहे थे तालियों के द्वारा, बराबर है? तो वैसे हमारे हिंदी से सामने वाले को क्या होना चाहिए? मधुरता निर्माण होनी चाहिए और वह हमारी हिंदी लेने के लिए तैयार हो जाए। देखो यहाँ पर एक शब्द अंग्रेजी का, मैं एक वाक्य अंग्रेजी का कहता हूं, दिस इज माई हेड। हे माजे, ओके, इसको अब हिंदी में बताओ। हाँ, देखो अब यहाँ पर जो मेरा शब्द आया हुआ है, मेरा, देखो यहाँ पर मेरा कहने के बाद हमारे यहाँ पर जो सांस है वो खुलती है। और ऐसे बहुत से शब्द है हिंदी में। आप आइए, अगर ये वाक्य मराठी में, पहले बताया मैंने, कोई भी भाषा गलत नहीं होती है, लेकिन उसकी जो मधुरता होती है वह ज्यादा से ज्यादा उर्दू के बाद हिंदी में आती है। आपके प्रधानाचार्य, आपके, देखो यहाँ पर इसमें कितनी मिठास है, आपके, मेरे छात्र, मेरे छात्र, यानी यहाँ पर बोलते समय जो हमारे सांस का इस्तेमाल होता है वो इतना मधुर होता है, इसके कारण हिंदी को मधुर भाषा भी कहते हैं। ये जो भाषा है कोटि कोटि जन की वाणी है, हिंदी महासागर का पानी है, यह दुनिया जिसकी दीवानी है, भाषा में हिंदी महारानी। अब महारानी किसको कहते हैं हम? घर की साफ सफाई करती है वो, पानी भरती है, खाना बनाती है, फिर क्या करती है? देखो वहां पर एक छात्र बहुत अच्छा कर रहा है, वहां पर नहीं है, सामने वो पीछे देख रहा है, ठीक है चलो, क्या करती है महारानी? अभी मैंने जितने काम बताए वो सब करती है क्या वो? क्या करती है वो? आराम से बैठती है, बैठी जी कि उसको खाना आ जाता है, पानी मांगते तो पानी आ जाता है, क्यों? वो महारानी है। तो वैसे सब भाषाओं में हिंदी महारानी है और इसकी सेवा करना हम सबका कर्तव्य है। सबको समझ में आ गया? हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें हमने हिंदी का चलन या प्रयोग नहीं करते। उन क्षेत्रों में अगर हमारा प्रयोग हो जाएगा तो हमारी हिंदी और भी आगे बढ़ेगी। डॉक्टरी के क्षेत्र में जितनी भी किताबें लिखी गई, आज भी बहुत सी किताबें अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, लेकिन उसका भाषांतर या उस शब्द को क्या कहते हैं उसका प्रयोग हिंदी में आज भी बहुत से जगह उसका इस्तेमाल नहीं होता है, या वैसे शब्द भी हमें उपलब्ध नहीं होते। तो ये उपलब्ध कराने का काम हम भारतीयों का काम है, तब कहीं जाकर डॉक्टरी भी हमारी हिंदी में भी कोई कर सकता है। शायद मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये शुरू की हुई है, क्या वहाँ पर आप डॉक्टरी भी हिंदी में कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली अड़चन क्या होती है, समस्या क्या होती है कि हमको डर लगता है। आदमी को डर कब लगता है? आदमी को डर कब लगता है या आपको डर कब लगता है? हाँ बोलो। जब वो नया काम करने जाता है। नया काम करने जाता है, बराबर। क्यों डर लगता है वो? क्योंकि उस काम की जानकारी नहीं होती है। समझो यहाँ पर एक वायर खुला छोड़ दिया गया है और एक बच्चे को कह दिया मैंने उसको हाथ लगा,
नहीं लगाएगा। लेकिन वही जो छोटा बालवाड़ी का बच्चा है, वो दौड़ते दौड़ते आएगा, हाथ लगाने का प्रयत्न करेगा। क्यों? उसकी जानकारी नहीं है उसे, आपको जानकारी है। यानी कोई भी चीज की अगर हमको जानकारी होती है तो उससे हमको डर नहीं लगता। तो वैसे हिंदी में अगर आप ऐसे बहुत से शब्द की निर्मित करेंगे तो हिंदी से भी हमको किसी को डर नहीं लगेगा और पूरे विश्व में हमारी हिंदी अच्छी हो सकती है। सबको ध्यान में रहेगा। अब मैं कुछ वाक्य कहूंगा, आप कहेंगे, सिर्फ आपको कहना है हिंदी। आपको क्या कहना है? इतनी जोर से कहेंगे कि आसपास की जो इमारत है वहां से लोग आएगी क्या हो रहा है, देखेंगे कितनी आवाज आपके अंदर है। आपकी भाषा कुछ दम है, मेरी भाषा, उनकी भाषा, उनकी भाषा, हम सबकी भाषा हिंदी। हिंदी तुम्हारी, मेरी, इनकी, उनकी, उनकी। धन्यवाद। आपने आप जब हिंदी में कह रहे थे तो उसमें से भी रस टपक रहा था और वो आपके हंसी के द्वारा मुझे दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो देखो और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। मुझे ऐसा लगा कि आपके पाठशाला में पूरा हिंदी में वातावरण पूरा तैयारी है और आपने जो ये आज का जो समारोह का नियोजन किया था तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। बहुत मेरा भी मन ऐसा हो गया कि इससे पहले मैं इतने कार्यक्रम में चला जाता हूँ तो वहाँ पर ऐसा इतना नियोजनबद्ध कार्यक्रम मैंने नहीं देखा। तो आपका जो फिर एक बार मैं पाठशाला का आभार व्यक्त करता हूँ और आपने मुझे यहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाकर आपको मार्गदर्शन करने के लिए कहा, ये मेरा मैं सौभाग्य समझता हूँ। फिर एक बार आपकी पाठशाला का आभार ज्ञापन करते हुए मैं मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। धन्यवाद।